हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री एंसेंट सोसाइटी आपका सब्जेक्ट है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और समझना किस तरह से आपको आंसर करने हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले हमें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन आप देखें बन रहे हैं। सबसे पहला प्रौद्योगिकी परिवर्तन और दूसरा धातु प्रौद्योगिकी ने किस तरह से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए। चलिए आंसर देखते हैं। तो प्राचीन समाज के विकास में प्रौद्योगिकी परिवर्तन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है भाई। किसी भी समाज ने विकास किया है तो उसमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन महत्वपूर्ण रहा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे धातु प्रौद्योगिकी ने मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे में गहरे और दीर्घकालीन परिवर्तन किए। तो भाई समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन में आप देखेंगे धातु प्रौद्योगिकी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें आप देखेंगे कांस्य युग को इस परिवर्तन का एक निर्णायक चरण माना जाता है। तो मानव विकास के परिवर्तन में कांस्य युग जब आया तो उसने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। आप देखेंगे पहले जो समाज था नवपाषाण समाज, वो अब जटिल शहरी और राज्य स्तरीय समाजों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आज से उन तकनीकी नवचारों और सुधारों से हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी प्राकृतिक पर्यावरण को समझने, नियंत्रित करने और उपयोग करने के तरीके विकसित करता है। तो भाई तकनीकी नवचार क्या होते हैं, सुधार क्या होते हैं? ऐसे सुधार जहाँ पर मनुष्य रह रहा हो और वो पर्यावरण के अनुकूल ना रह पा रहा हो, तो फिर मनुष्य क्या करता है भाई, प्रकृति को समझता है और उसके हिसाब से नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकसित करता है ताकि वो पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करके उस स्थान पर रह सके। तो इसी तरह आप देखेंगे शुरुआत में मनुष्य ने भी ऐसी बहुत सारी प्रौद्योगिकी और नवाचार सीखे जिससे वो उस जगह पर स्थायी रूप से रह पाया। इसमें आप देखेंगे औजार, उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल के उपयोग और कार्य विभाजन में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसमें मनुष्य ने क्या किया भाई, औजारों का निर्माण किया, उत्पादन करने की नई तकनीकें विकसित करी, कच्चे माल जो थे उनका उपयोग करना शुरू किया और कार्य को अलग अलग विभाजन किए। भाई हर व्यक्ति अपना अपना विशेष कार्य करे, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए और मानव विकास भी हुआ। तो तकनीकी परिवर्तन केवल औजारों का सुधार नहीं बल्कि वह सामाजिक संबंधों, उत्पादन प्रणालियों और शक्ति संरचनाओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई तकनीकी परिवर्तन ने सिर्फ औजारों में ही सुधार किया, इससे क्या हुआ भाई, समाज में संबंध बदले, उत्पादन प्रणालियां बदली और जो शक्ति संरचनाएं थी वो भी क्या है, बदली। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य को एक जगह रहकर ठीक है अपना विकास करना जो है आसान लगा। धातु प्रौद्योगिकी का उदय, तो धातु प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः कांस्य युग में हुआ जब तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु तैयार की गई। तो सबसे पहले आप देखते हैं कांसा युग आता है जिसमें तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। यह पत्थर के औजार की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ और प्रभावी थे। तो पहले मनुष्य जो था वो क्या करता था भाई, पत्थर के औजार बनाता था तो वो उतने टिकाऊ नहीं होते थे। लेकिन जब मनुष्य ने धातु से औजार बनाना शुरू किया तो वो ज्यादा मजबूत हुए और टिकाऊ हुए और प्रभावी हुए। तो इससे क्या हुआ भाई, कृषि करना आसान हुआ, शिकार करना या युद्ध और शिल्प उत्पादन में आप देखेंगे बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और मानव का जो काम था वो काफी सरल हो गया। कृषि और आर्थिक परिवर्तन इसी टाइम आते हैं। तो धातु के औजारों ने कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करी। तो अब देखिए धातु का जब उपयोग होने लगा तो कृषि की जो उत्पादकता थी वो भी बढ़ गई। हल देखेंगे आप, दरांती, कुल्हाड़ी जैसे औजारों ने भूमि को बेहतर जुताई संभव करी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन औजारों से जुताई करना जो बहुत आसान हो गया जिससे अधिशेष उत्पादन पैदा हुआ। तो इससे क्या हुआ, उनके पास अनाज ज्यादा बचने लगा। इस अधिशेष ने व्यापार, तो भाई अनाज ज्यादा बचने लगा तो उन्होंने क्या किया भाई, उस अधिशेष से व्यापार करना शुरू किया। तो व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार के लिए शहरीकरण प्रारंभ हुआ। तो इससे आप देखेंगे गैर कृषि वर्गों के उदय भी जो है संभव हो पाए। यानी जब अधिशेष बचा तो उसको व्यापार करना पड़ा और व्यापार करने के लिए भाई शहर चाहिए ना जहाँ पर ये सब व्यापार होगा, जहाँ पर लोग आएंगे सामान खरीदेंगे। तो इससे आप देखेंगे गैर कृषि कार्य जो थी वो भी बढ़ने लगे और बहुत सारे नए वर्ग भी जो है गैर कृषि से संबंधित कार्य करने लगे। शिल्प विशेषज्ञता और श्रम विभाजन, तो धातु प्रौद्योगिकी के विकास से विशेषकृत कारीगर वर्ग का उदय हुआ। अब समाज में धातु कर्मी, हथियार निर्माता, आभूषण निर्माता और व्यापारी जैसे नए पेशे विकसित हुए। ठीक है, तो अब जब लोगों को भाई क्या हुआ, कांसे का ज्ञान हो गया, धातु का ज्ञान हो गया, तो भाई धातु से बने हथियारों का, आभूषणों का, ये सारे काम भी होने लगे। तो इससे आप देखेंगे एक नया पेशेवर जो पेशा विकसित होता है, लोग नए काम करने लग जाते हैं।
तो इससे श्रम का विभाजन बढ़ा और समाज अधिक जटिल बन गया। तो आप देखेंगे भाई, पहले लोग सिर्फ कृषि कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, लेकिन अब व्यापार भी करने लगे और धातु बनाने वाले एक अलग वर्ग आ गया। तो इससे देखेंगे आप, समाज जो है अब जटिल होता गया। यानी पहले समाज जो एक काम कर रहा था, अब समाज अलग अलग कार्य करने, समाज में लोग जो थे वो अलग अलग कार्य करने लगे। तो इससे क्या देखेंगे आप, सामाजिक विभाजन बढ़ा। व्यापार और विनिमय का विस्तार हुआ। तो कांस्य बनाने के लिए आवश्यक तांबा और टीन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे। तो इससे लंबी दूरी के व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो भाई धातु एक जगह तो मिलती नहीं थी, तो इसके लिए धातु लेने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। तो इससे आप देखेंगे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुए। तो इसी टाइम आप देखेंगे भाई, ये सारा काम करने के लिए व्यापारी नेटवर्क विकसित होते हैं, जिससे विभिन्न सभ्यताओं के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ गया। यानी अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, वहां की सभ्यताओं को देख रहे थे, संस्कृति को देख रहे थे। तो इससे क्या हुआ भाई, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से मिली, उनकी संस्कृति को दूसरे लोग जाने लगे। आर्थिक रूप से लोगों ने लेन देन सुनना शुरू किया, तो आर्थिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे धातु प्रयोग की वजह से। सामाजिक स्त्रीकरण और सत्ता संरचना बदली। तो धातु संसाधनों और उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाले समूह अधिक शक्तिशाली हो गए। तो भाई इन जो भी संसाधन थे और जो भी चीजों का उत्पादन हो रहा था, तो उस पर नियंत्रण रखना भी जरूरी था। भाई कितना उत्पादन किया जाएगा और कैसे इन सब को सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए भाई एक अकेले व्यक्ति का तो काम था नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे इस टाइम समूह उभर कर आते हैं। और ये समूह क्योंकि व्यापार से जुड़े हुए थे, आर्थिक लाभ इनको ज्यादा ज्यादा हो रहा था, तो ये क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता, वर्ग विभाजन और शासक वर्ग का उदय होता है। और इसी टाइम आप देखेंगे सामाजिक असमानता आती है, साथ में आप देखेंगे वर्ग विभाजन होता है, और इसी इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे शासक वर्ग भी जो उभर कर आता है। तो धातु प्रौद्योगिकी ने सत्ता के केंद्रीकरण और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप देख सकते हैं भाई कि जिस तरह से धातु प्रौद्योगिकी ने क्या किया भाई, एक सत्ता के केंद्रीकरण, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करेगा, तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है। और इसी समय आप देखते हैं भाई, राज्य का निर्माण हो जाता है, क्योंकि भाई जो भी पूरा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अगर एक शक्ति अपने कंट्रोल में कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो क्षेत्र होगा वो राज्य के रूप में उभरेगा। ठीक है ना, तो एक केंद्रित राज्य के रूप में उभरेगा, जिससे एक राजा नियंत्रित करेगा। तो ये सारी चीजें इस समय आप देखेंगे परिवर्तित हो रही थी। सैन्य और राजनीतिक परिवर्तन। तो कांस्य के हथियारों ने युद्ध की प्रकृति बदल दी। संगठित सेनाओं और सैन्य नेतृत्व का विकास हुआ। तो भाई कांस्य के हथियार आने लग गए, तो इससे युद्ध की प्रकृति भी बदल गई। भाई अब जो लोग थे पहले औजारों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के या और तरह के, अब वो क्या करने लगे भाई, वो एक संगठित सेना के रूप में काम करने लगे, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे और दूसरे क्षेत्र जो उनके लिए महत्वपूर्ण थे उन पर वो क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। तो जिससे राज्यों के विस्तार और साम्राज्य निर्माण का बल मिला। अब देख रहे हैं आप, इससे क्या होगा कि भाई अब साम्राज्य का निर्माण होगा। यानी पहले वो एक क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन अब उन्हें संसाधनों की तलाश में दूसरे क्षेत्रों तक जाना पड़ता था। तो इससे साम्राज्य यानी बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा करके साम्राज्य बनने शुरू हुए। इस प्रकार धातु प्रौद्योगिकी ने राजनीतिक संरचनाओं को भी सुदृढ़ किया। तो आप देख रहे हैं भाई, राजनीतिक संरचनाएं भी धातु प्रयोग से उभर कर आती हैं। दीर्घकालीन प्रभाव। तो धातु प्रौद्योगिकी के प्रभाव केवल तत्काल नहीं थे, बल्कि दीर्घकालिक रहे। इसके शहरीकरण, लेखन, प्रशासनिक संस्था, जटिल सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। तो भाई धातु प्रौद्योगिकी ने, आप देखेंगे एक लंबे समय तक की प्रक्रिया चली, जिसने आप देखेंगे बाद में शहरीकरण का विकास किया। लेखन कला इसी चीज से उभर कर आती है, प्रशासनिक संस्थाएं भी उभर कर आई, और बहुत सारी सभ्यताओं का जो है विकास इन्हीं धातु प्रयोगों से हुआ। तो यही कारण है कि इतिहासकार धातु प्रौद्योगिकी को सामाजिक विकास की दिशा बदलने वाला कारक मानते हैं। तो इसलिए भाई आप इतिहासकार देखेंगे, कहते हैं कि धातु प्रौद्योगिकी ने क्या किया भाई, समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विशेष रूप से धातु प्रौद्योगिकी ने मानव समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहरे स्थायी परिवर्तन उत्पन्न किए। आप देख रहे थे कृषि अधिशेष, श्रम विभाजन, व्यापार का विस्तार, सामाजिक स्त्रीकरण और राज्य के उदय में भी इसकी भूमिका जो थी निर्णायक रही। तो धातु प्रौद्योगिकी को प्राचीन सभ्यताओं के विकास की आधारशिला माना जा सकता है, कि भाई जितने भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ, तो उसमें आप देखेंगे धातु प्रौद्योगिकी ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोत किस प्रकार विश्व सभ्यताओं को समझने में मदद करते हैं। तो किस तरह से हम भाई विश्व की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, तो इन सभ्यताओं को समझने में जो आपके स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, विश्व सभ्यताओं का अध्ययन केवल घटनाओं के क्रम को जानना नहीं है कि भाई किस तरह से विश्व सभ्यताएं विकसित हुई, बल्कि यह समझना भी है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ। तो सिर्फ ये नहीं जान लेना काफी है कि भाई कौन कौन सी सभ्यताएं रही, ये जानना भी जरूरी है कि ये सभ्यताएं क्यों विकास कर गई, उसने अपने पर्यावरण के साथ कैसे संबंध बनाए। तो किस तरह से भाई इन सभ्यताओं ने पर्यावरण के साथ संबंध बनाए, सामाजिक जो आर्थिक संरचनाएं थी वो किस तरह से बदली,
क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इतिहासकार पुरातात्विक विभिन्न प्रकार के स्रोतों की सहायता से अतीत को पुनर्निर्माण करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी समस्या है, कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते, तो जितने भी पुरातत्वविद हैं, पुरानी चीजें जो मिली हैं, स्रोत मिली हैं, उसके आधार पर ही सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो ये स्रोत हमें सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और पतन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये स्रोत हैं, उससे हम समझ पाते हैं कि भाई सभ्यताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। तो ये स्रोत हमें काफी जानकारियां देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत विश्व सभ्यताओं को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसमें खुदाई से प्राप्त अवशेष, जैसे आवास स्थल हो गया, औजार हो गए, बर्तन हो गए, हथियार हो गए, आभूषण हो गए, मुहरे हो गई और स्मारक हो गए। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं। जो भी सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं का अवशेष जो भी खुदाई के टाइम में मिला है, उसके आधार पर उन सभ्यताओं का पता लगाया जाता है। तो उसमें आप देख सकते हैं, आप जहाँ पे वो लोग रहते थे, क्या औजार बनाते थे, किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, हथियारों का प्रयोग कैसे था, आभूषण कौन कौन से थे, मोहरे कौन सी थी, किन किस स्मारकों में रहते। तो इन सब से जो पुरातत्व है, पुरातत्व विभाग जो है वो क्या करता है, पता लगाता है कि भाई सभ्यताएं कैसी थी। तो इनमें आप देखेंगे हमें दैनिक जीवन, तकनीकी स्तर, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संगठन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन स्रोतों से हम किन चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसमें हमें पता लग जाता है भाई वो लोग दैनिक जीवन में किस तरह से काम करते थे, ठीक है ना, तकनीक कैसी थी उनकी, आर्थिक गतिविधियां क्या थी और सामाजिक संगठन क्या था। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में आप देखेंगे नगर नियोजन, ठीक है ना, जल निकास प्रणाली और ईंटों के उपयोग की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त हुई है। तो हमारे जो पुराने स्थल हैं आप देख रहे हैं भाई, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे मेसोपोटामिया हो, तो इन सभ्यताओं की जानकारी हमें किनसे मिली है, पुरातात्विक स्रोतों से ही तो मिली है। क्योंकि भाई इनके लिखित स्रोत तो मिले, चलो मेसोपोटामिया का तो पढ़ा गया, लेकिन हड़प्पा के तो आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोत इंपॉर्टेंट है उस समय की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका साहित्यिक लिखित स्रोत से जानकारियां प्राप्त होती हैं। जहां लेखन का विकास हो चुका था, वहां साहित्य स्रोत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो भाई जहां लेखन कला का विकास हुआ था, तो साहित्यिक स्रोत मिल जाते हैं, तो वहां की जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसमें आप देखेंगे भाई धार्मिक ग्रंथ हो गए, प्रशासनिक अभिलेख हो गए, ठीक है ना, तो किस तरह से भाई वहाँ पे धार्मिक चीजें होती थी, प्रशासन किस तरह से चलता था, कानून संहिताएं, कानून व्यवस्था किस तरह से चलती थी, राजकीय अभिलेख, राजा किस तरह से अपनी उपलब्धियों को बताता था। तो ये सारी चीजें जो है हमें प्राप्त होती है, तो इससे भी उस वहाँ के समाज का पता लगता है। ठीक है, तो साहित्य यानी लिखित स्रोत भी काफी जानकारियां देते हैं उस समय के समाज की। ये स्रोत हमें राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास और प्रशासनिक संरचनाओं की जानकारी देते हैं कि भाई उस समय जो था समाज कैसा था, वहाँ पे राजनीति कैसे चलती थी, रोज किन लोग जो है किन किन चीजों को मानते थे, ठीक ना, धार्मिक विश्वास लोगों के क्या थे, ठीक ना, राजा किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चलाता था। तो ये सारी जानकारियां जो हमें साहित्य स्रोतों से मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया की हम्मुराबी संहिता से वहाँ की न्याय व्यवस्था और सामाजिक जो असमानता को समझा जा सकता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो भाई हम्मुराबी संहिता मिली, एक लिखित स्रोत मिला है, तो वहाँ से वहाँ की न्याय व्यवस्था, समाज कैसा था, असमानता कितनी थी, इन सब चीजों का जो है इन लिखित या साहित्यिक स्रोतों से पता लगता है। नेक्स्ट आते हैं आपके अभिलेखीय और शिलालेखीय स्रोत। तो पत्थर, स्तंभों और धातु पट्टिकाओं पर खुदे शिलालेख किसी सभ्यता की राजनीतिक शक्ति, राजाओं की उपलब्धि और धार्मिक विचारधाराओं को स्पष्ट करते हैं। तो पहले के राजा क्या होते थे भाई, अब वो क्या करते थे, जो भी उनकी उपलब्धियां होती थी या जो भी कानून व्यवस्था होती थी या कोई धार्मिक विचार जो लोगों को फॉलो करने के लिए कहा जाता था, उन सबको क्या करते थे भाई, वो पत्थरों, स्तंभों और धातु की पट्टिकाओं पर लिखवा देते थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या, वहाँ की जो राजा था वो किस तरह से प्रशासन चलाता था, उसकी शक्ति कितनी थी, तो ये सारी जानकारियां जो है वहां से हमें प्राप्त हो जाती हैं। इन स्रोतों की विशेषता यह है कि ये अपेक्षाकृत अधिक अधिक जो है विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें स्थायी सामग्री अंकित किया गया था। तो भाई ये अधिक विश्वसनीय इसलिए हैं क्योंकि ये स्थायी सामग्री है, यानी जहाँ पर वो सभ्यता थी, तो वहां पर जो भी सभ्यता थी उनके बारे में ही चीजों को लिखा गया था। तो जहां पर मिली है वहां की जानकारी मिल जाती है, तो ये ज्यादा विश्वसनीय आपको लगती है। भौतिक सांस्कृतिक स्रोत भी हैं। भौतिक सांस्कृतिक में आप देखेंगे भवन हो गया, मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गई, औजार हो गए, हस्तशिल्प, ये सारी जो चीजें हैं मिलती हैं भौतिक संस्कृतियों में। तो उनके इनसे क्या होता है भाई, उनकी संस्कृतियों के बारे में पता लगता है। तो ये स्रोत सभ्यताओं की सौंदर्य चेतना की, भाई उनकी सौंदर्य के प्रति क्या रुचि थी, तकनीकी कौशल कैसा था भाई, वो कितने तकनीकी सक्षम थे, कैसे औजार बना पाते थे, सामाजिक वर्गों की स्थिति की, भाई जो भी सामान मिला है उससे ये पता लगता है कि भाई वो समाज जो था वो किस वर्ग में आता था, क्या वहाँ का समाज जो था ज़्यादा अमीर वर्ग था, ठीक है, या नॉर्मली आप देखेंगे भाई मध्यम वर्ग के लोग रहते थे या गरीब लोग रहते थे।
तो इन सब चीजों की स्थिति भी जो है पता लगती है इन भौतिक स्रोतों से। उदाहरण के लिए मिस्र की पिरामिड वास्तुकला वहां की धार्मिक मान्यताओं और केंद्रीकृत सत्ता को प्रकट करती है। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला है और ये टोटल उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो भौतिक सांस्कृतिक चीजें हैं इनसे भी जो है काफी अच्छी जानकारी मिलती है पुराने समाज के बारे में। पर्यावरणीय और भौगोलिक स्रोत तो नदियां, जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन भी सभ्यताओं को समझने में सहायता करते हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि सभ्यताएं क्यों नदी घाटियों में विकसित हुई और पर्यावरण ने उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो पर्यावरणीय जो भौगोलिक स्रोत है उनसे भी काफी जानकारियां मिलती हैं कि भाई आखिर इस क्षेत्र में ही सभ्यता का विकास क्यों हुआ, क्योंकि भाई वहां पर नदियां रही होंगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा, उत्पादन के लिए मिट्टी अच्छी रही होगी, तो इसलिए वहां पर क्या आप देखेंगे जो सभ्यताएं विकसित हुई। ठीक है, तो नदियों से क्या होता था भाई, व्यापार वगैरह भी हो जाता था, तो इसलिए कह सकते हैं भाई ये भौगोलिक क्षेत्र जो थे वो भी सभ्यताओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो नदियों ने कृषि, व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। तो भाई नदियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये था ना, वहां से आप कृषि कर सकते थे, व्यापारिक गतिविधि कर सकते थे। ठीक है, और जहां पर सामान वगैरह ज्यादा इकट्ठा होता तो वहां पे शहरीकृत व्यवस्था भी हो जाती थी, तो जिससे सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। तो इससे आप देखेंगे सभ्यताएं जो थी वो थोड़ी थोड़ी विकसित होना शुरू हुई और लास्ट में आप देखेंगे काफी विकसित भी हुई। तुलनात्मक और नृवैज्ञानिक स्रोत तो आधुनिक आदिवासी समाजों के अध्ययन में इतिहासकार प्राचीन समाजों के जीवन तरीकों की तुलना कर पाते हैं। तो भाई आज भी आप देखेंगे बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जो पहले की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज के आदिवासी समाज और पुराने जो सभ्यता के लोग थे उनके जीवन के रहन सहन तौर तरीकों को देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। तो उसके आधार पर भी बहुत सारी चीजों का पता लगता है। तो इससे आप देखेंगे सामाजिक संरचना, उत्पादन प्रणाली और सांस्कृतिक व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है कि भाई किस तरह से सामाजिक संरचनाएं चलती हैं। ठीक है ना, उत्पादन प्रणाली किस तरह से थी उस टाइम, और किस तरह से वो लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक व्यवहार करते थे। तो इन सब चीजों का भी जो है पता लगता है जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न स्रोतों का संयुक्त महत्व तो कोई भी एक स्रोत अपने आप में पूर्ण नहीं होता। साहित्यिक स्रोत अक्सर शासक वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो भाई हर एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। इम्पोर्टेंट एक चीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। हर एक चीज को देखकर हम कह सकते हैं भाई उसके आधार पर ही हम किसी समाज के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे साहित्यिक स्रोत अगर आप केवल ले लेंगे तो उससे आपको क्या पता लगेगा भाई, शासक वर्ग के बारे में ही तो पता लगेगा, क्योंकि सारे साहित्यिक स्रोत जो थे वो शासक वर्ग के दृष्टिकोण से बनाए जाते थे। जबकि पुरातात्विक स्रोत सामान्य जीवन को दर्शाते हैं। वहीं आप देखेंगे जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो सिर्फ सामान्य जीवन को ही तो बताएंगे भाई, वहां पर लोग कैसे रह रहे थे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी थी। इसलिए विभिन्न स्रोतों का संयुक्त उपयोग विश्व सभ्यताओं को अधिक संतुलित और व्यापक समझ प्रदान करता है। तो इसलिए हमारे पास जितने भी स्रोत हैं उन सब स्रोतों को पहले देखना पड़ता है, ठीक है ना, समझना पड़ता है, फिर उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है और उसके बाद ही हम कोई भी जो विश्व सभ्यता है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो स्रोत हैं वो इम्पोर्टेंट है किसी भी विश्व की सभ्यता को जानने के लिए। तो आप कह सकते हैं भाई पुरातात्विक, साहित्यिक, अभिलेख, भौतिक एवं पर्यावरणीय स्रोत मिलकर विश्व सभ्यताओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से इतिहासकार प्राचीन समाजों के जटिल स्वरूप को पुनर्निर्माण कर पाते हैं। तो भाई जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर ही जो है उस सभ्यता के बारे में पुनर्निर्माण किया जाता है। तो अतः विभिन्न स्रोत विश्व सभ्यताओं को समझने के लिए अनिवार्य और पूरक भूमिका निभाते हैं। तो भाई हर एक प्रकार के स्रोत इंपॉर्टेंट है पुरानी सभ्यताओं को जानने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस्ययुगीन हड़प्पा अथवा चीन सॉन्ग ने सभ्यता के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। तो भाई किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था आया और किस तरह से जो आप देखेंगे चाइनीज सांग सिविलाइजेशन आया, किस तरह से ये जो सभ्यताएं विकसित हुई उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता। तो कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्रमुख प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी तंत्र में हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के विकास को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका पूर्व हड़प्पा चरण, फिर आता है आपका परिपक्व हड़प्पा चरण, फिर आता है उत्तर हड़प्पा चरण। ठीक है, तो ये चरण सभ्यता के उदय, उत्कर्ष और पतन के स्वरूप में देखे जाते हैं। तो ये तीनों चरण जो आप देखेंगे इसी टाइम आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है, फिर वो अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है, फिर उसका क्या होता है, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो काल था वो था पूर्व हड़प्पा चरण। लगभग 3000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड दिया जाता है इसे। तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इस चरण को हड़प्पा सभ्यता का निर्माण काल माना जाता है। इस समय कृषि, पशुपालन और स्थायी वस्तुओं का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी इस समय आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ था। तो उस समय आप देखेंगे समाज जो था वो कृषि और पशुपालक समाज हुआ करता था। स्थायी बस्तियां जो है इस टाइम होनी
बसनी शुरू हुई थी। आर्थिक जीवन आप देखेंगे गेहूं और जौ की खेती होती थी। पशुपालन में आप देखेंगे गाय भेड़ बकरी इन सब का पशुपालन किया जाता था। सीमित शिल्प उत्पादन, तो शिल्प उत्पादन उतना नहीं था यहाँ पर। तांबे के प्रारंभिक उपयोग के प्रमाण मिलते हैं कि भाई शुरुआत में जो है यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था। बस्तियां आप देखेंगे बहुत ही छोटी और असंगठित बस्तियां होती थी। कच्ची ईंटों के घर बनाए जाते थे। नगर नियोजन का अभाव था, यानी नगरों को अच्छे से नियोजित करके नहीं बनाया जाता था। प्रमुख स्थल इसमें आप देखेंगे कोडदीजी, अमरी, कालीबंगा, तो ये प्रारंभिक आप देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता के शहर थे। यह चरण सभ्यता के शहरीकरण की नींव था, यानी यहीं से आप देखेंगे शहरीकरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है परिपक्व, परिपूर्ण या कह सकते हैं विकसित हड़प्पा चरण। तो ये लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का समय है। इस समय आप देखेंगे सभ्यता जो थी अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। यह हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण युग था। इस काल में पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता दिखाई देती है। यानी जो आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह से आप देखेंगे विकसित हो चुकी थी और अपने चरम उत्कर्ष पर थी। नगर नियोजन आप देखेंगे यहाँ पर होता था, तो सुनियोजित नगर बनाए गए थे। ठीक है, तो नगरों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके बनाया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग, यानी जो भी घर मकान बनते थे वो सब पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ग्रिड पैटर्न का आधारित सड़कें थी, यानी वो क्या करते थे भाई, ग्रिड आधार पर सड़कों का निर्माण करते थे। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को 90 के कोण पर आप देखेंगे काटती थी। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। भाई जल निकासी प्रणाली बहुत जबरदस्त थी इनकी, यानी घरों के बाहर ये लोग नाली बनाते थे और उस नाली से जो है पानी जो है मेन नाली तक जाता था। यानी जल निकासी प्रणाली भी इनकी बहुत बेहतरीन थी। आर्थिक व्यवस्था की आप बात करेंगे तो उन्नत कृषि और अधिशेष उत्पादन होता था, यानी कृषि बहुत अच्छी थी यहाँ पर। अच्छा खासा जो है अधिशेष बचता था इनके पास। शिल्प विशेषज्ञता थी, ये मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाते थे, मुहरे आभूषण, तो ये सारी शिल्प विशेषता थी इनकी। कांस्य धातु का व्यापक उपयोग, तो आप देखेंगे कांस्य धातु का ये बहुत बेहतरीन उपयोग करते थे। लंबी दूरी तक इनका व्यापार था, यानी मेसोपोटामिया से आप देखेंगे इनका संपर्क था, तो मेसोपोटामिया से इनकी व्यापारिक गतिविधियां, यानी अपने देश से दूसरे देश तक भी ये लोग व्यापार किया करते थे। सामाजिक राजनीतिक जीवन अगर आप देखेंगे यहाँ का, तो वर्ग विभाजन के सीमित प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर दिखता नहीं कि भाई वर्ग विभाजन था, सीमित प्रमाण है। संभवतः केंद्रीकृत प्रशासन है, तो कहा जाता है भाई हो सकता है यहाँ पर केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता इतने बड़े स्तर पर फैली हुई थी। तो ऐसे तो नहीं है कि भाई कि ये किसी एक केंद्रीय प्रशासन के तहत ना आती हो, तो कोई केंद्रीय प्रशासन होगा, वही क्या होगा इस पूरी व्यवस्था को संभालता होगा। तो इसलिए कहा जाता है शायद ये केंद्रीकृत प्रशासन था। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेखन प्रणाली हड़प्पाई लिपि, तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखन प्रणाली में हड़प्पा लिपि मिलती है। ठीक है, आज तक पढ़ी नहीं गई है लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग लिपि का प्रयोग करते थे लिखने के लिए। मानकीकृत बाट माप थे, तो जो बाट और माप थे वो भी बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। छोटे से लेकर बड़े तक सामान को नापने के लिए इन्होंने बाट तौल बनाए हुए थे। प्रमुख नगरों की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल जो थे इनके प्रमुख जो थे नगर थे। और यह चरण हड़प्पा सभ्यता को एक पूर्ण विकसित कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में स्थापित करता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी तरह से विकसित कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला जो चरण आता है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में आता है, जिसे उत्तर हड़प्पा चरण कहा जाता है। तो पतन की प्रक्रिया आप देखेंगे यहीं से शुरू होती है। इस चरण में हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे ह्रास दिखाई देता है। यह अचानक विनाश नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन पतन था, यानी लंबे समय तक कुछ कुछ गतिविधियां होती रही जिनकी वजह से ये पूरी सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई। तो प्रमुख लक्षण की बात करें तो भाई लोगों ने नगरों का परित्याग करना शुरू कर दिया। नगर योजना का जो है विघटन शुरू हो गया। शिल्प और व्यापार में आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट आ रही थी। लेखन और मानवीकरण का जो है अंत हो गया। तो संभावित कारण जो बताए जाते हैं क्यों हुआ ऐसा, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी चीजें हुई होंगी। नदियों का मार्ग बदल लेना भी इसका कारण रहा होगा, या कृषि में संकट की स्थिति आई होगी। आर्थिक और व्यापारिक तंत्र का जो है विघटन हो गया होगा। तो ये सारे जो कारण रहे जिनकी वजह से आप देखेंगे सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर गई। सांस्कृतिक निरंतरता, तो कह सकते हैं भाई हालांकि शहरी जीवन समाप्त हुआ, तो इसमें आप देखेंगे एक जो सुव्यवस्थित शहर व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कई सांस्कृतिक परंपराएं अभी भी जारी थी। लेकिन ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे परिवर्तन अभी भी हो रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता का विकास एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। पूर्व हड़प्पा चरण ने आधार तैयार किया,
परिपक्व हड़प्पा चरण ने शहरी सभ्यता को चरम तक पहुंचाया। फिर आप देखेंगे उत्तर हड़प्पा चरण ने उसके पतन और रूपांतरण को दिखाया। तो हड़प्पा सभ्यता एक चरणबद्ध अध्ययन न केवल भारतीय विश्व सभ्यताओं के विकास को समझने में अत्यंत सहायक है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है कि किस तरह से भाई एक चरणबद्ध तरीके से एक सभ्यता का विकास होता है और पतन होता है, तो और भी सभ्यताओं को समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता को समझा जा सकता है। इससे उदाहरण लिए जा सकते हैं कि किस तरह से एक सभ्यता जो है विकसित होती है और उसके बाद पतन की ओर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कांस्य युगीन चीन की सांग सभ्यता, विभिन्न चरणों पर इसके भी चर्चा करते हैं। तो चीन की सांग सभ्यता लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व विश्व की प्रमुख कांस्य युगीन सभ्यताओं में एक मानी जाती है। यह सभ्यता पीली नदी हुआंग हो घाटी में विकसित हुई और चीनी इतिहास की पहली ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजवंशीय सभ्यता जो है ये मानी जाती है। ठीक है ना, तो राजवंशों ने इसको शुरू किया था। सांग सभ्यता ने राजनीतिक संगठन, कांस्य प्रौद्योगिकी, लेखन, धर्म और सामाजिक संरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है आप देखते हैं राजनीतिक तौर पे संगठित होती है। ये भी अच्छी खासी कांस्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे। ये लेखन, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संरचना, तो इन सब चीजों का विकास इस समय चीन में आप देखते हैं होता है। विद्वानों ने सांग सभ्यता के विकास को सामान्यतः प्रारंभिक, मध्य और उत्तरकालीन सांग चरण के रूप में व्यक्त किया है। तो इसको भी तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक सांग चरण, जो लगभग 1600 से 1400 ईसा पूर्व था। उद्भव उद्भव और पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। तो इस चरण में सांग वंश ने पूर्ववर्ती शिया परंपराओं से आगे बढ़ते हुए सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो जो पहले वंश थे उससे भी आगे चलते हैं और एक नई सत्ता स्थापित करते हैं। यह काल राज्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को दिखाता है। तो इसी समय आप देखेंगे चीन में जो है नए राज्य निर्माण होते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें यहाँ पे, तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो टोटल ये भी कृषि पर डिपेंड थे। बाजरा और गेहूं की खेती होती थी। पशुपालन में आप देखेंगे गाय, भेड़, सुअर ये लोग पालते थे। कांस्य का इस टाइम आप देखेंगे यहाँ पर सीमित प्रयोग हो रहा था। ठीक है, समाज और राजनीति की बात करें तो जनजातीय तत्व अभी प्रभावी थे। तो आप आज यहाँ पर उस समय अभी भी देखोगे आप कि जनजातीय तत्व ही मेन तौर पर था। ठीक है ना, तो जनजातीय लोग ही अपना जो भी जो लेन देन था या जो भी उनका खान पीन था या रहन सहन था वो पूरा जनजातीय स्तर पर था। राजा धार्मिक और राजनीतिक दोनों भूमिका निभाते थे। तो राजा जो था वो भाई वो धर्म से भी जुड़ा हुआ था और जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी देखता था। सत्ता का अधिकार जो सत्ता जो थी वो आंशिक केंद्रीकरण था, यानी पूरी तरह से आप देखेंगे पूरी सत्ता जो है वो राजा ने अपने कंट्रोल में नहीं रखी हुई थी। यह चरण शांग सभ्यता की संरचना नींव तैयार करता है और इसी समय आप देखेंगे सांग सभ्यता जो थी उसकी जो है नींव तैयार होती है इसी टाइम पीरियड में। फिर आप देखेंगे मध्य शांग चरण जो 1400 से 1300 ईसा पूर्व में आता है। तो राजनीतिक शुद्धिकरण होता है। तो इस समय आप देखेंगे राजनीति जो है वो ज्यादा मजबूत होती है। इस काल में सांग राज्य अधिक संगठित और शक्तिशाली हुआ और इसी टाइम आप देखेंगे इस समय सांग राजवंश जो था वो ज्यादा अधिक संगठित यानी पूरी तरह से इकट्ठा होता है और एक शक्तिशाली वंश उभर कर आते हैं यहाँ पर। तो राजधानी का स्थान समय समय पर बदला गया जो राजनीतिक नियंत्रण के विस्तार को दर्शाता है। तो उन्होंने क्या किया भाई अपनी राजधानी को समय समय पर बदला, क्योंकि जहां पर इनको लगता था भाई सत्ता कमजोर है वहां पर ये अपनी राजनीतिक राजधानी बनाते थे और उस जगह को कंट्रोल करना शुरू करते थे। कांस्य प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो कांस्य ढलाई तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो यहाँ पर कांसा बड़े अच्छे प्रकार से यूज किया जाता था, उसको ढाल के अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती थी जिसमें आप देखेंगे हथियार, औजार या अनुष्ठानिक पात्रों का जो है निर्माण किया जाता था। तो कांस्य वस्तुएं सत्ता और प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। ठीक है, तो कांस्य वस्तुएं जो आप देखेंगे कि सत्ता की किस तरह से प्रतिष्ठा है उसको दिखाते थे। यहाँ के जो भी कांस्य युगीन पात्र बनाए जाते थे। सामाजिक विभाजन की बात करें तो शासक वर्ग था, यहाँ पर अभिजात वर्ग था और कारीगर और कृषक वर्ग थे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो होता था वो शासक वर्ग, उसके नियंत्रण में अभिजात वर्ग होते थे, फिर कारीगर होते थे और फिर कृषक वर्ग, और सबसे नीचे आप देखेंगे दास प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण भी यहीं से प्राप्त होता है हमें कि यहाँ से दास व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस चरण में शांग सभ्यता कांस्युगीन स्वरूप स्पष्ट रूप से ग्रहण करती है। तो इस समय आप देखेंगे कांस्युगीन सभ्यता जो है स्पष्ट रूप से जाहिर होती यहाँ पर आ चुकी थी। उत्तरकालीन परिपक्व सांगचरण आता है आपका 1300 से 1046 ईसा पूर्व में। तो राजधानी यीन। ठीक है, तो इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यीन आन यांग राजधानी है। यहाँ से व्यापक पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे खुदाई में बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि राजधानी येन को बनाया गया था। लेखन और अरेकल बोन, तो कछुए की हड्डियां और पशु अस्थियों पर लेखन किया जाता था। इसे चीनी लिपि का प्रारंभिक रूप माना जाता था, यानी प्रारंभिक तरीके में आप देखेंगे तो कछुओं की हड्डी और पशु की अस्थियों पर ये लोग लेखन करते थे।
धार्मिक अनुष्ठान युद्ध और राज के निर्णयों का वितरण है। तो भाई धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाते थे, कौन कौन से युद्ध थे, राजा किस तरह से निर्णय लिया करता था, ये सारे विवरण जो है यहाँ पर मिलते हैं। धर्म और विचारधारा की बात करें तो पूर्वज पूजा यहाँ पर थी, यानी ये लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। देवता यहाँ पर आप देखेंगे शांगदी की अवधारणा थी, जो यहाँ पे देवता माने जाते थे। तो राजा को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। तो राजा का भाई ये था, राजा का रुतबा ये था कि जो भी देवता हैं, ठीक है ना, और जो भी मनुष्य हैं, तो राजा जिस पर राज्य कर रहा है और जो ऊपर देवता है, उन दोनों के बीच राजा जो है वो मध्यस्थ है। यानी अगर देवता तक पहुंचना है तो राजा के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसी मान्यता थी। प्रशासन और सेना की बात करें तो संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी एक पूरा संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी जो कंट्रोल में होती थी राजा के। शक्तिशाली सेना और युद्ध रथों का प्रयोग होता था। तो भाई एक बड़ी और शक्तिशाली सेना होती थी और युद्धों में रथों का उपयोग किया जाता था। पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। तो यह चरण आप देखेंगे सांग सभ्यता का उत्कर्ष काल था, यानी इस टाइम में सांग सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से अपने जो उत्कर्ष पर थी। शांग सभ्यता का पतन कैसे हुआ, लगभग देखेंगे आप 1046 ईसा पूर्व। पतन के कारण अधिक केंद्रीकृत और दमनकारी शासन। तो कहा जाता है भाई ये बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था, यानी एक व्यक्ति के कंट्रोल में ज्यादा दिखाई देता है, जिससे आप देखेंगे शासक जो था वो ज्यादा दमनकारी था। तो अभिजात वर्ग भी आप देखेंगे यहाँ विलासिकता की ओर था, तो भाई वो ज्यादा विलासिकता पे अपना जीवन बिता रहा था। झाऊ वंश का उदय, और इसी टाइम आप देखते हैं झाऊ वंश का भी उदय होता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सांग सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक परंपराएं झोउ सभ्यता में आगे बढ़ी। तो यहाँ पर आप देखते हैं भाई शांग वंश जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन इनकी जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो आगे की सभ्यता जो झोउ सभ्यता थी उसने उसे आगे बढ़ाया। तो आप कह सकते हैं भाई कि इस प्रकार चीन की सांग सभ्यता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक चरण में राज्य की स्थापना, मध्य चरण में कांस्य प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचना का विकास हुआ। उसके बाद आप देखते हैं परिपक्व चरण में लेखन, धर्म तथा केंद्रीकृत शासन का उत्कर्ष होता है। सांग सभ्यता ने चीनी सभ्यता की आधारशिला रखी और इसी विश्व की प्रमुख कांस्युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में भी स्थापित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कांस्युकीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया यानी अक्कादी साम्राज्य तथा मिस्र पुराना साम्राज्य के उदय के विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो किस तरह से इन सभ्यताओं का विकास हुआ उसके बारे में समझेंगे। तो कांस्युगीन मानव इतिहास में जटिल समाज, नगरों और राज्यों के उदय का निर्णायक चरण था। मेसोपोटामिया और मिस्र विश्व के प्राचीन कांस्युगीन सभ्यताओं में गिने जाते हैं। इन सभ्यताओं का उदय किसी एक कारण से नहीं बल्कि भौगोलिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक कारकों के संयुक्त प्रभाव से हुआ था, ठीक है। तो कोई एक कारण नहीं थे इन सभ्यताओं के उदय के, बहुत सारे कारण थे। तो भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक देखते हैं। तो मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी के बीच स्थित था, जहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध थी, ठीक है। वहीं आप देखेंगे मिस्र में नील नदी की वार्षिक बाढ़ ने भूमि को अत्यंत उपजाऊ बनाया। नदियों ने सिंचाई, परिवहन और संपर्क को संभव किया, जिससे स्थायी बसावटें जो थी वो विकसित हुई, ठीक है ना। यानी भौगोलिक और पर्यावरण कारक जो थे इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हो चाहे वो मिस्र सभ्यता का विकास हो। कृषि का विकास और अधिशेष उत्पादन। तो नवपाषाण क्रांति के बाद संगठित कृषि का विकास हुआ। तो आप देखते हैं नवपाषाण क्रांति जब आई तो उसके बाद आप देखेंगे लोग संगठित तौर पर कृषि करने लगे। सिंचाई आधारित खेती ने कृषि अधिशेष उत्पन्न किया। तो जब एक जगह पर लोग अच्छे से कृषि करने लगे, सिंचाई व्यवस्था विकसित होने लगी, तो इससे आप देखेंगे भाई कृषि अधिशेष जो है वो बचने लगा, यानी ज्यादा उत्पादन होने से ज्यादा फसल उनके पास बचने लगी, जो सभ्यता के उदय का आधार बनी। और उसके बाद यही जो अधिशेष था ये व्यापार का कारण बनता है और शहर का कारण बनता है। अधिशेष ने गैर कृषि वर्ग जैसे कारीगर, प्रशासक, पुजारी को पोषित किया। तो ये भाई जो गैर कृषि कार्य कर रहे थे, जो अधिशेष था उससे इन लोगों का भी गुजारा होने लगा। तो इससे समाज में क्या हुआ, शहरीकरण और ज्यादा बढ़ा। सिंचाई व्यवस्था और सामूहिक संगठन। तो मेसोपोटामिया में नहरों और बांधों का निर्माण आवश्यक था, जिसके लिए सामूहिक श्रम और संगठन विकसित हुआ। तो आप देखेंगे भाई नहरों और बांधों का निर्माण हुआ ताकि स्थायी कृषि आसानी से करी जा सके। तो इसके लिए आप देखेंगे भाई सामूहिक श्रम, क्योंकि एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था ये काम, तो सामूहिक तौर पर ये काम शुरू हुए। तो इसी से आप देखेंगे संगठन भी जो है वो विकसित होते हैं। मिस्र में नील की बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय योजना और प्रशासन उभरा। तो भाई कौन इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा, जैसे बाढ़ को नियंत्रित करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो थी नहीं, तो इसलिए क्या किया गया भाई एक केंद्रीय योजना बनाई गई और इसी में आप देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था उभर कर आती है। तो इस प्रक्रिया ने राज्य सत्ता के बीच बोए और यहीं से आप देखेंगे एक राज्य सत्ता जो है वो उभर कर आती है।
शहरीकरण और नगरों का उदय, तो उरुक, लगस, मेसोपोटामिया तथा मै मै मैमिफिक्स मिस्र जैसे नगर उभरे। तो इस समय आप देखेंगे नगरीय व्यवस्था जो है शुरू होती है दोनों ही सभ्यताओं में। नगर आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र बने, तो जो भी नगर थे वहां पर आप देखेंगे धार्मिक प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रक्रिया होने लगती है। शहरी जीवन ने सामाजिक जटिलता और वर्गीकरण को बढ़ा दिया। वहीं आप देखेंगे जब शहरी जीवन शुरू होता है तो समाज जो था वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, यानी कोई एक व्यक्ति एक प्रकार का काम नहीं करता, अलग अलग प्रकार का काम जो है इस समय उभर कर आता है। और यहीं पर आप देखते हैं वर्गीकरण भी जो समाज में शुरू हो जाता है। शिल्प विशेषज्ञता और कांस्य प्रौद्योगिकी, तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा का विकास हुआ इस टाइम, जिससे आप देखेंगे बेहतर औजार, हथियार और कृषि उपकरण बने। धातु कर्म ने उत्पादन क्षमता और सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। तो भाई जब ज्यादा धातुओं पर काम होने लगा तो उससे क्या हो गया भाई, उत्पादन क्षमता बढ़ गई, अच्छे औजारों का उपयोग होने से कृषि उत्पादकता बढ़ी। साथ ही आप देखेंगे अच्छे हथियारों की वजह से सैन्य शक्ति बढ़ी, जिससे आज आसपास के जो राज्यों को हो केंद्रीकृत किया गया। व्यापार और संपर्क, मेसोपोटामिया में लंबी दूरी का व्यापार आप देखेंगे, पत्थर हो गया, धातु हो गई, लकड़ी, ये सारे व्यापार जो है विकसित हुए। मिस्र का व्यापार नूबिया और लेवांत से था। व्यापार ने आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाया। तो भाई जब व्यापार दूर दूर तक होता है तो इससे क्या होता है भाई, आर्थिक समृद्धि होती है, किसी का सामान अगर ज्यादा बिक रहा है किसी क्षेत्र के अंदर तो उनके पास क्या भाई आर्थिक समृद्धि हासिल होती है। और प्लस में जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से संपर्क में आता है तो उससे सांस्कृतिक संपर्क भी जो है बढ़ता है। सामाजिक स्तरीकरण, तो अधिशेष से असमान वितरण के वर्ग विभाजन उत्पन्न हुआ। तो भाई अधिशेष ज्यादा होने लग गया और जिसके पास अधिशेष पर नियंत्रण था वो जो है शक्तिशाली वर्ग बनता चला गया, और जिसके पास अधिशेष कम था वो क्या हुआ भाई, वो नीचे सामान्य रह गया। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे वर्ग विभाजन बढ़ गया। ठीक है, ऊंच नीच ये सब चीजें भी होने शुरू हो गई। तो इसमें आप देखेंगे शासक, पुजारी, सैनिक और सामान्य जन के वर्ग बने। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर शासक वर्ग था, फिर पुजारी वर्ग आता है जो धर्म काम से जुड़ा हुआ है, फिर सैनिक वर्ग आता है, और सबसे नीचे आप देखेंगे जन वर्ग जो किसान वगैरह मजदूर वगैरह आते हैं। इसी टाइम आप देखेंगे दास्ता और कर प्रणाली का भी विकास होता है। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे भाई दास्ता बढ़ती है, लोगों से ज्यादा काम करवाने लगा जाता है। ठीक है ना, और साथ में ही आप देखेंगे कि क्योंकि एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती है जो गैर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो उसको भी अपने प्रशासन को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, आर्थिक संपन्नता चाहिए। तो उस आर्थिक संपन्नता के लिए आप देखेंगे एक राज्य विकसित होता है, और वो राज्य क्या करता है भाई, कर प्रणाली शुरू करता है। राजनीतिक संगठन और राज्य का उदय होता है, तो मेसोपोटामिया नगर राज्य और बाद में आप देखेंगे अक्कदी साम्राज्य जैसे केंद्रीकृत राज्य बने। ठीक है, तो इसी समय आप देखेंगे नगर राज्य की व्यवस्था शुरू होती है, और उसमें आप देखेंगे अक्कदी साम्राज्य जो स्थापित होता है। मिस्र में आप देखेंगे फराओ के नेतृत्व में देवी राजसत्ता काल में केंद्रीकृत राज्य यानी पुराना साम्राज्य विकसित होता है। कानून, कर और प्रशासनिक संस्थाएं इसी समय आप देखेंगे एक राज्य के निर्माण के साथ प्रभावी रूप से लागू होनी शुरू होती हैं, और ये संस्थाएं जो है यहाँ पर बनती हैं। लेखन और प्रशासन, तो मेसोपोटामिया में किलाकार तथा मिस्र में आप देखेंगे चित्रकला का जो है चित्रलिपि का विकास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किलाकार जो एक टैबलेट पर खोद कर लिखी जाती थी, वहीं मिस्र में आप देखेंगे जो चित्रलिपि यानी चित्र बनाकर जो है चीजों को संकलित किया जाता था। इसमें आप किन किन चीजों को देखेंगे, लेखन ने कर संग्रह, व्यापार, कानून और स्मृति परंपरा को संभव बनाया। तो लेखन कला ने क्या किया भाई, ज्यादा क्रय संग्रह हो सके, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखा जा सके, व्यापार को रिकॉर्ड रखा जा सके, कानून व्यवस्थाओं को सही से एक समान लागू किया जा सके। ठीक है, और हर चीज जो है याद रहे, जो भी आपकी परंपराएं हैं वो लोगों को याद रहे। तो इन सब जो लेखन कला थी इसने इन सब चीजों को क्या किया, ज्यादा प्रभावी बनाया। धर्म और वैचारिक एकता, तो धार्मिक विश्वासों ने सामाजिक एकता को मजबूत किया। तो भाई धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ना आसान हो गया, तो धार्मिक विश्वास जब फैले तो सब लोग धर्म से जुड़े, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक एकता बढ़ी। इसमें आप देखेंगे मंदिर, जुगरात और पिरामिड धार्मिक सांस्कृतिक शक्ति के प्रतीक बने। ठीक है, तो इस धार्मिक शक्ति जो थी उससे क्या हुआ, लोग जो है ज्यादा कनेक्टेड हुए और ज्यादा से ज्यादा वो किसके कंट्रोल में रहे, राजा के। शासकों को देवी समर्थन मिला जिससे सत्ता वैध हुई। ठीक है, तो शासकों को क्या किया गया भाई, देविक समर्थन मिला कि वो देव से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, लोग धार्मिक थे, संगठित रूप में धर्म को अगर मानने लग जाते हैं लोग, तो भाई धर्म को आगे बढ़ा रहा है, लोग उसकी सत्ता को क्या करते हैं, वैध मान लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए राजा को भी आप देखेंगे जो शासक थे उनको भी क्या मिला, दैविक समर्थन मिला, और जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनकी सत्ता को वैध मान लिया। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार मेसोपोटामिया और मिस्र की कांस्ययुगीन सभ्यताओं का उदय बहु कारकीय प्रक्रिया का परिणाम था। अनुकूल भूगोल, कृषि अधिशेष, सिंचाई, शहरीकरण, काश्त प्रौद्योगिकी, व्यापार, सामाजिक स्थिरीकरण, राज्य सत्ता, लेखन और धर्म, इन सभी ने मिलकर एक महान प्राचीन सभ्यताओं की नींव रखी, और जिन्होंने आगे चलकर मानव इतिहास की दिशा को निर्धारित किया। ठीक है, तो बहुत सारे कारण जो महत्वपूर्ण रहे इन सभ्यताओं के विकास के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनोन और माइसीन सभ्यता के राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है ना, किस तरह से मिनोन और माइसीन जो सभ्यता थी वो आगे आई थी, इनको हम देखेंगे। तो एशियन क्षेत्र में विकसित मिनोन, क्रेटा द्वीप और माइसीन मुख्य यूनान सभ्यताएं कांस्ययुगीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं थी। यद्यपि दोनों समकालीन थी, फिर भी उनके राजनीतिक ढांचे और आर्थिक आधार में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं थी। तो दोनों भाई एक ही टाइम पीरियड देखा जाता है, लेकिन इनके जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो आधार थे वो थोड़े आपको भिन्न दिखाई देते हैं। मिनोन सभ्यता अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और व्यापार प्रधान आपको देखने को मिलेगी, जबकि आप माइसिशियन सभ्यता को ज्यादा सैन्यवादी और विस्तारित स्वरूप देखते हैं। ठीक है, तो मिनोन सभ्यता का राजनीतिक विकास समझते हैं सबसे पहले। तो राजनीतिक संरचना की बात करें तो मिनोन राजनीति का केंद्र जो था वो महल प्रणाली थी, जिसमें आप देखेंगे नोसोस, फेस्टोस और मालिया। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण थे। शासन सभ्यता एक राजा पुजारी के अधीन होता था, यानी एक राजा था जो पुजारी भी होता था, जिसमें धार्मिक और प्रशासनिक शक्तियां असंयुक्त होती थी। तो उसके पास क्या होती थी भाई, धर्म से जुड़ी और प्रशासन से जुड़ी शक्तियां जो होती थी वो राजा पुजारी के पास ही होती थी। केंद्रीकृत स्वरूप तो स्पष्ट सेना या किलेबंदी प्रमाण कम मिलते हैं कि भाई यहाँ पर कोई एक स्पष्ट सेना रही होगी या किलेबंदी की जाती होगी, जिससे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण शासन का संकेत मिलता है कि भाई यहाँ पे जो राजा था वो शांतिपूर्ण शासन चलाता था। सत्ता का केंद्रीकरण महलों के माध्यम से हुआ। तो भाई सत्ता जो थी वो कहाँ से चलती थी, महलों से चलती थी। प्रशासनिक हो गई, धार्मिक हो गई या आर्थिक केंद्र, सब क्या थे भाई, वो महल था। ठीक है ना, जो राजा का महल था वहीं से पूरी शासन व्यवस्था चलती थी, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो जाए कि किस तरह से प्रशासन चलाया जाएगा, या धर्म से जुड़े जो भी निर्णय हो गए, या आर्थिक चीजें जो भी करनी है वो सब कौन तय करता था, वो महल से चलता था। नहीं, जो पुरोहित राजा होता था, जो राजा पुजारी होता था, वही इन सब चीजों को देखता था। समुद्री शक्ति थैलोक्रेसी, तो मिनियन शासन समुद्री प्रभुत्व पर आधारित था। एशियन सागर में नौसैनिक नियंत्रण ने बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। तो आप देखेंगे कि भाई समुद्री शक्ति इनकी काफी जबरदस्त थी, जो बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। मिनियन सभ्यता का आर्थिक विकास कैसे हुआ, तो देखिए कृषि आधार था इनका, सबसे मेन जो था व्यवसाय कृषि, जो जैतून और अंगूर प्रमुख जो थे इनकी फसलें थी। तो कृषि अधिशेष ने शिल्प और व्यापार को बढ़ावा दिया। तो भाई इनके पास कृषि अधिशेष अच्छा था, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर शिल्प और व्यापार जो है वो काफी समृद्ध होता है। व्यापार और वाणिज्य, तो मिनोन अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर आधारित थी। तो भाई पूरा जो इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी वो समुद्र से चलती थी। ठीक है, तो मिस्र, साइप्रस, लेवांत और यूनानी द्वीपों पर व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे भाई, मिस्र से, साइप्रस से और लेवांत और यूनान से जो है व्यापारिक गतिविधि करते थे। तो वहां से जो है अपना व्यापार को जो है लेके जाते थे और वहां से आर्थिक संसाधन यहाँ पर लेकर आते थे। महल आधारित पुनर्वितरण प्रणाली थी। तो महल जो था वो अनाज, तेल और शिल्प वस्तुओं का संग्रह एवं वितरण करता था। तो सारा नियंत्रण किसके पास था भाई, महल राजा के पास था। जो भी अनाज होता था, तेल होते थे और जो भी शिल्प वस्तुएं थी वो सब कहाँ आती थी, वो महल में आती थी, राजा के पास आती थी। और राजा ही उनको इकट्ठा करता था और उनको जो जिनको जरूरत होती थी उनको देता था। यह व्यवस्था आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बनी। तो इससे आप देख सकते हैं भाई, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ठीक है ना, और समाज जो है वो नियंत्रित रहे। शिल्प उद्योग की बात करें तो मिट्टी के बर्तन, कांस्य उपकरण, आभूषण, भित्ति चित्र प्रमुख थे। ठीक है, तो इन्होंने भाई शिल्प में भी काफी योगदान दिया। मिट्टी के अच्छे बर्तन बनाते थे, कांस्य के उपकरण भी इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, आभूषण भी बनाते थे। और जो भित्ति होती थी यानी दीवारों पर कई सारे चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्थिक समृद्धि का स्तर काफी ऊंचा था, तो इनकी आर्थिक समृद्धि जो थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइसीनी सभ्यता का राजनीतिक विकास। तो माइसीन सभ्यता जो थी किस तरह से विकसित हुई। तो राजनीतिक संगठन की बात करें तो माइसीनी राजनीति किलेबंद नगर और राज्यों पर आधारित थी। ठीक है, तो ये पूरा जो आप देखेंगे एक किलेबंद करा हुआ था और राज्य बनाए गए थे, राज्यों को किलेबंद किया गया था। माइसीनी टीरियंस पाइलोस, ये जो आप देखेंगे किलेबंद नगर होते थे इनके। शासक को वनाक्स कहा जाता था। ठीक है, जिसकी शक्ति अत्यधिक केंद्रीकृत थी, यानी सारी सत्ता आप देखेंगे किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी, और राजा जो था वो वनाक्स कहा जाता था। सैन्यवादी चरित्र था। तो विशाल किलेबंदी आप देखेंगे माइसिन राजनीति के सैन्य स्वरूप को दर्शाती है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर किलेबंदी का मतलब ये था कि भाई वो सैन्य रूप से काफी समृद्ध रहना चाहते थे। युद्ध और विजय सत्ता की वैधता थी। तो वो भाई वो युद्ध करते रहते थे, और जो अगर युद्ध में विजय हो रही है तो यही उनकी जो थी वैधता का आधार थी, यानी जो राजा युद्ध जीत रहा है तो वही क्या रहेगा, सत्ता में रहेगा, और उसे ही क्या दिया जाता था भाई, वैधता दी जाती थी। प्रशासनिक तंत्र, अधिकारियों और सैन्य अभिजात वर्ग की स्पष्ट श्रेणी थी। तो भाई इसमें आप देखेंगे, क्योंकि एक आप देख रहे हैं सैनिक व्यवस्था थी, तो सैनिक व्यवस्था में अधिकारियों की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़े पैमाने पर अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं।
और सैन्य अभिजात वर्ग जो है देखने को मिलते हैं, जो इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते थे। लेखन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है प्रशासनिक नियंत्रण हेतु, तो हर एक चीज को जो है वो एक लेखन जो होता था, एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, वो उन सब चीजों को जो है लिखता था और उसके हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती थी। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिलती है यहाँ पर। माइसिन सभ्यता का आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास कैसे हुआ इस सभ्यता का? कृषि और अधिशेष, तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी परंतु राज्य नियंत्रित थी। तो भाई अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित थी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता था? राजा करता था। कर और अनिवार्य श्रम प्रमाण मिलते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कर व्यवस्था अनिवार्य थी, ठीक है ना, और श्रम जो था वो भी अनिवार्य हुआ करता था, अनिवार्य श्रम देना पड़ता था, यानी कर तो देना पड़ता था, लेकिन राजा जहां पर कहता था वहां पर अनिवार्य श्रम भी देना पड़ता था। इनके भी प्रमाण मिलते हैं। महल आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो माइसिन महल उत्पादन, संग्रह और वितरण को केंद्रित करते थे। तो माइसिन सभ्यता भी आप देखेंगे पूरा महल उत्पादन, यानी पूरा जो कंट्रोल था वो राजा का होता था। वो भी सारे जो भी संसाधन थे उनका संग्रह करता था और उनका वितरण जो करता था वो सारा नियंत्रण राजा अपने पास रखता था। ये व्यवस्था अधिक कठोर और नौकरशाही प्रधान थी। तो यहाँ पर देखेंगे भाई व्यवस्था जो थी वो ज्यादा कठोर थी, कठोर नियम बनाए गए थे, और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही थी जो क्या करती थी? हर एक चीज पर नियंत्रण रखती थी। व्यापार और लूट, तो व्यापार के साथ साथ युद्ध लूट भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये लोग भाई क्या करते थे? व्यापार भी करते थे और साथ में लूट भी करते थे आसपास के राज्यों में। एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर में माइसीनी प्रभाव फैलता गया। तो इससे आप देखेंगे क्योंकि उन्होंने युद्ध की भी नीति भी अपना रखी थी, तो जो उनका एजियन क्षेत्र था या पूर्वी जो मध्य सागर क्षेत्र थे, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे माइसीनियन का जो प्रभाव था वो बढ़ा। शिल्प और हथियार निर्माण, तो कांस्य हथियार, रथ और कवच निर्माण प्रमुख थे, क्योंकि भाई आप देखेंगे सैनिक व्यवस्थाएं थी, तो इसलिए आप देखेंगे कांस्य के हथियार बनाए जाते थे, रथों को बनाया जाता था, और कवच जो थे महत्वपूर्ण यहाँ पर बनाए जाते थे। तो शिल्प का सीधा संबंध सैन्य आवश्यकताओं से था। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो भी शिल्प निर्माण होता था वो टोटल आप देखेंगे, ज्यादातर आप देखेंगे वो सैन्य संसाधनों के लिए होता था, यानी सैन्य आवश्यकताओं के आधार पर जो है शिल्प उत्पादन किया जाता था यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि मिनोन और माइसिनी सभ्यताएं एजिन कांस्य युग के दो भिन्न राजनीतिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करती हैं, जहां मिनियन सभ्यता व्यापार और समुद्री शक्ति अपेक्षाकृत आप देखेंगे शांतिपूर्ण शासन पर आधारित था, वहीं आप देखेंगे माइसिनी सभ्यता सैन्य शक्ति और केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। इन दोनों परंपराओं ने आगे चलकर यूनानी सभ्यता की राजनीतिक और आर्थिक नींव रखी। ठीक है, आइए अब कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इसमें हो गया आपका पुरातत्व, नगरीय क्रांति, मेसोपोटामिया मिस्र में धर्म, मिनोन और माइसिन कला, धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद, कांस्य युग के स्रोत, मिनियन और माइसिन सभ्यताओं में कला एवं वास्तुकला। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जो मानव अतीत का अध्ययन भौतिक अवशेषों के आधार पर करती है, जहां लिखित स्रोत अनुपलब्ध या सीमित हो, यानी जहां पर हमें लिखित स्रोत ना मिलते हो या बहुत कम मात्रा में मिलते हो, तो वहां आप देखेंगे जो पुरातत्व होते हैं वो इन ऐतिहासिक स्रोतों से जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक एवं प्रारंभिक इतिहास का काल जो ज्ञान आप देखेंगे मुख्यतः आप पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त करते हैं, यानी ज्यादातर आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल रहा है या प्रारंभिक इतिहास काल रहा है, ये सारे स्रोत जो है हमें लिखित रूप में नहीं मिले हैं यहाँ इस टाइम पीरियड में। तो ज्यादातर हम किस पे डिपेंड रहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही डिपेंड रहते हैं इनके इतिहास को जानने के लिए। तो अध्ययन की सामग्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं? औजार और हथियार हो गए उस टाइम के, मिट्टी के बर्तन हो गए, आवासीय संरचनाएं हो गई, कब्रें, मंदिर और मूर्तियां हो गई, मुहरे एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं। ठीक है, तो इनके आधार पर जो है पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर है उस समय के इतिहास की जानकारी जो है इकट्ठा की जाती है। अध्ययन की विधियां क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर खुदाई द्वारा अवशेषों की प्राप्ति की जाती है, स्तर क्रम के माध्यम से कालक्रम का निर्धारण किया जाता है, जो भी वस्तुएं होती हैं उनको एक पैटर्न में रखा जाता है, स्तर में रखा जाता है और उसके आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। कार्बन 40 डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसकी आयु की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाई कि वो जो सामग्री मिली है वो कितनी पुरानी है। इतिहास लेखन में भूमिका क्या है? तो नवपाषाण क्रांति के अध्ययन में सहायक है। तो नवपाषाण क्रांति जो हुई थी उसका पूरा अध्ययन आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों पर भी डिपेंड करता है। कांस्य युग और शहरी सभ्यताओं की जानकारी भी इन्हीं के माध्यम से हुई है। प्रारंभिक राज्यों के विकास को समझने में भी ये स्रोत महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई पुरातत्व न केवल भौतिक संस्कृति को उजागर करते हैं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, तकनीक एवं धार्मिक जीवन को समझने में भी सहायता करता है। अतः पुरातात्विक इतिहास लेखन एक अनिवार्य आधार है जो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास को समझने की पूंजी जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो उन समय का भी इतिहास हमें पता लगता है जब हमें लिखित स्रोत नहीं मिलते। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत ही हमें उस समय की जानकारी देते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका नगरीय क्रांति। तो नगरीय क्रांति की अवधारणा आप देखेंगे वी गॉर्डन चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इनके अनुसार नगरीय क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव समाज ग्रामीण आत्मनिर्भर इकाई से विकसित होकर शहरी जटिल और राज्य आधारित समाजों में परिवर्तन हुआ। तो गोल्डन चाइ ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से पहले जो लोग थे वो मानव समाज जो था वो ग्रामीण जीवन व्यतीत करता था और किन किन कारणों की वजह से वो शहरी जटिल और राज्य आधारित समाजों में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे नगरीय क्रांति की जड़ें आप देखेंगे नवपाषाण क्रांति में निहित है, ऐसा मानते हैं वी गॉर्डन चाइल्ड। कृषि के विकास से अधिशेष उत्पन्न संभव हुआ और अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि श्रम विभाजन और गैर कृषि पेशे को जन्म दिया। ठीक है, तो ये कहना है किसका था, ये कहना था गॉर्डन चाइल्ड जी का। प्रारंभिक नगरों का उदय, तो अवशेष उत्पादन और सामाजिक जटिलता के परिणाम स्वरूप प्रथम नगरों का उदय हुआ। तो वो कहते हैं भाई जब अधिशेष ज्यादा बचने लगा और समाज में बहुत अधिक जटिलता आई तो इसी के कारण आप देखेंगे नगरों का जो है उदय होता है। और इसी में उन्होंने कहा भाई आप देखेंगे मेसोपोटामिया मिस्र सिंधु घाटी चीन ये सारी सभ्यताएं उसी टाइम पीरियड में विकसित हो रही थी। तो चाइल्ड द्वारा वर्णित शहरों और समाज की क्या विशेषताएं बताई, उन्होंने कहा भाई विशेषक कारीगर का उदय हुआ इस टाइम, कर एवं राजस्व प्रणाली शुरू हुई, विशाल सार्वजनिक स्थापत्य से मंदिर महल ये सारे इस समय निर्माण हुए, लेखन प्रणाली का विकास हुआ, दूरवर्ती व्यापार शुरू हुआ, कला एवं विज्ञान का विकास शुरू हुआ, सामाजिक वर्ग विभाजन हुआ और संगठित राज्य और प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई। और वो कहते हैं यही जो व्यवस्थाएं शुरू हुई यही शहरी समाज की प्रमुख विशेषताएं थी। तो महत्व क्या है इसका, तो नगरीय क्रांति से सभ्यता राज्य कानून और जटिल सामाजिक संरचनाओं की नींव पड़ी। तो यहीं से वो कहते हैं भाई ये जो नगरीय क्रांति थी इसने ही सभ्यता का विकास किया, राज्यों का निर्माण किया, नई कानून व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं जो एक केंद्रीकृत प्रशासन के नियंत्रण में आती हैं। और जो समाज होता है वो जटिल हो जाता है, वो एक तरह का काम पेशा नहीं करता बल्कि बहुत अलग अलग पेशे जो है इस समय उभर कर आते हैं। और पूरी जो संरचनाएं थी वो क्या हो जाती हैं भाई, इस समय आप देखेंगे पूरी संरचनाएं जो होती है वो नगरीय व्यवस्था की ओर अग्रसर होती है और शहरीकरण की शुरुआत होती है। तो यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्रांतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई नगरीय क्रांति ने मानव समाज को साधारण कृषि समुदाय से उन्नत शहरी सभ्यता में परिवर्तन किया और इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया एवं मिस्र के धर्म। तो मेसोपोटामिया के धर्म की बात करें तो मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में जो धर्म था वो सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। ठीक है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो चाहे वो मिस्र हो, तो इन सभ्यताओं में आप देखेंगे धर्म जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ था। धर्म सामाजिक एकता बनाए रखने, तो धर्म क्या करता था भाई, सामाजिक एकता भी बनाता था और राजनीतिक सत्ता को क्या देता था भाई, वैधता देता था। ठीक है, तो समाज में एकता बनाई है और जो है राजनीतिक सत्ता को भी क्या देता था, ये वैधता देता था। तो मेसोपोटामिया में धर्म देखेंगे यहाँ बहुदेववादी प्रचलित था, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। देवताओं को प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य वर्षा बाढ़ इससे जोड़ा जाता था, भाई ये सारे देव हैं। देवताओं को मानव जीवन के सुख दुख का नियंत्रक माना जाता था कि भाई देवताएं जो हैं वही हमारे सुख और दुख का कारण है। जुगरात प्रमुख धार्मिक संरचनाएं इसी टाइम यहाँ पर आप देखेंगे विकसित हुई थी। जुगरात ना केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। ठीक है, तो जो जुगरात एक संस्था बनाई गई थी वो सिर्फ धर्म से ही नहीं जुड़े हुए थे, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र को भी देखते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सामाजिक अनुशासन बनाया जाता था। तो भाई धार्मिक अनुष्ठान करे जाते थे बड़े बड़े, जिससे लोग क्या हो भाई, जो भी समाज के लोग हैं वो क्या हो सके, अनुशासन में रह सकें। मिस्र के धर्म की बात करें तो मिस्र का धर्म अधिक संगठित और व्यवस्थित था। ठीक है, तो इसको ज्यादा संगठित रूप में व्यवस्थित किया गया था, जहां मृत्यु के बाद जीवन में गहरा विश्वास था कि भाई मृत्यु के बाद भी जो है लोगों का एक अलग जीवन होता है, ये उनकी मान्यता थी। तो इसी विश्वास के कारण आप देखेंगे मम्मीकरण की परंपरा विकसित हुई। तो वो उनके जो भी लोग मरते थे उस समय राजा वगैरह, तो उनके लिए एक मम्मी बनाया जाता था, लेपन किया जाता था और उनको कब्रों में दफनाया जाता था। फराओं को देवता का प्रतिनिधित्व अथवा देवतुल्य माना जाता था और जो वहाँ के राजा होते थे उनको क्या भाई, देवता का प्रतिनिधित्व कि राजा को जो है वो देवता से ये अधिकार मिला है प्रशासन चलाने का, तो इसलिए उनको भी क्या है देवतुल्य माना जाता था। इससे राजनीतिक सत्ता को धार्मिक वैधता प्राप्त थी, यानी जो भी राजनीतिक सत्ता चल रही थी वो धर्म से जुड़ी थी, यानी धर्म में उसको वैधता मिली है, भगवान ने उसको वैधता दे रखी है, तो उसको जनता को भी स्वीकार करना होगा, ऐसी मान्यता थी। विशाल मंदिर और पिरामिड धार्मिक विश्वासों के भौतिक प्रतीक थे। तो आप देखेंगे बहुत सारे विशाल मंदिर बनाए गए थे, वहां पर पिरामिड बनाए गए थे। तो इससे यह पता लगता है कि भाई पूरा जो समाज था और जो राजा था वो पूरा धर्म से जुड़ा हुआ था और उनकी जो धार्मिक विश्वास थे काफी महत्वपूर्ण थे।
तुलनात्मक महत्व देखें तो दोनों सभ्यताओं में धार्मिक कर्मकांड पूजा पद्धति समाज को एकजुट रखने का माध्यम थी। धर्म सामाजिक नियंत्रण, राजनीतिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार था। ठीक है, तो समाज को नियंत्रित करने के लिए आप देखेंगे धार्मिक व्यवस्थाओं का पालन किया जाता था। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया और मिस्र में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक सत्ता की भी नींव थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिनियोन एवं माइसिनियन कला। तो मिनियोन और माइसिन सभ्यताओं की कला एजियन कांस्य युग विशिष्ट पहचान थी। दोनों सभ्यताओं में कला ने आगे चलकर ग्रीक सभ्यता के विकास की जो है आधारशिला रखी। तो मिनियोन कला की बात करें, क्रेट, तो मिनियोन कला का स्वरूप शांतिपूर्ण, प्राकृतिक और समुद्री जीवन से प्रेरित था। भित्ति चित्रों में उत्सव, नृत्य, खेल, समुद्री जीवों का सजीव चित्रण आपको देखने को मिलता है। रंगों का प्रयोग उज्ज्वल और रेखाएं प्रवाह पूर्ण थी, यानी रंगों का प्रयोग करके वो जो भी चित्र बनाते थे उनको जीवित दिखाई देता था, अच्छे दिखाई देते थे। स्थापत्य में महल संस्कृति प्रमुख थी। तो आप देखेंगे पूरी स्थापत्य कला जो है वो महल संस्कृति पर आधारित थी। ठीक है, जैसे नौसोस का महल, तो उसके आधार पर ही अगर आप देखेंगे सारी आपको स्थापत्य कला वहां पे दिखाई देती है। कला में आप देखेंगे सौंदर्य यानी अच्छे सुंदर चित्रों, लय का ध्यान रखा जाता था और गतिशीलता पर विशेष बल था, यानी ऐसे चित्र बनाए जाते थे जो सजीव जो है आपको देखने में लगे हों। ठीक है, जैसे जीवांत हो, सजीव हो, ऐसे चित्र बनाए जाते थे। माइसिन कला की बात करें तो माइसिनी कला एक युद्ध प्रिय और सैन्य समाज को प्रतिबंधित करती है। किलेबंद नगर थे, मोटी साइक्लोपियन दीवारें और महल नुमा जो है संरचनाएं आपको प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। सिंह द्वार उनकी स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण था। तो उन्होंने बहुत सारे आप देखेंगे लोयन गेट यानी सिंह द्वार बनाए हुए थे। हथियार, कवचों और युद्ध दृश्यों का चित्रण अधिक मिलता है। तो आप देखेंगे ज्यादातर वहां पर हथियारों के कवच जो बनाए जाते थे या जो युद्ध होते थे उनके दृश्य जो है उनकी कलाओं में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कला में आप देखेंगे शक्ति, सुरक्षा और प्रभुत्व का भाव स्पष्ट होता है। तो ये लोग भाई शक्ति, सुरक्षा और प्रभुत्व की जो है भाव ज्यादा दिखाते हैं अपनी कलाओं में। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो मिनोन कला सौंदर्य और प्राकृतिक जीवन पर केंद्रित थी, जबकि माइशियन कला शक्ति और सैन्य सुरक्षा पर आधारित थी। जहां हम देखेंगे मिनियोन समाज अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, वहीं आप माइसिन समाज देखेंगे युद्धोन्मुख था। यानी दोनों में ये अंतर था कि ये शांतिपूर्ण साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा इनकी कलाओं में, और ये थोड़ा युद्ध पूर्ण समाज आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मिनियोन और माइसिन कला ने न केवल एजियन कांस्य युग की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया बल्कि शास्त्रीय ग्रीक कला और सभ्यता के विकास की मजबूत नींव रखी। ठीक है, तो इनकी जो भी कलाएं थी और जो भी इन्होंने चित्र वगैरह बनाए तो उनसे उस समय के समाज और जो कला थी तो उनका पता लगता है, और आगे चल के भी इन कलाओं ने एक मजबूत जो है सभ्यता का विकास किया। धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद। तो देखो धातु प्रौद्योगिकी विकास को लेकर इतिहासकारों में पुरातात्विक के बीच महत्वपूर्ण वाद विवाद रहा है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धातु तकनीक सामाजिक परिवर्तन का कारण थी? क्या धातु तकनीक के आने से ही सामाजिक परिवर्तन हुआ, या सामाजिक परिवर्तन का परिणाम जो था वो धातु तकनीक थी? तो ये वाद विवाद हमेशा बना रहा है। तो पहला दृष्टिकोण कहता है भाई धातु प्रौद्योगिकी के कारण के रूप। तो भाई धातु जो प्रौद्योगिकी थी वही मुख्य रूप से कारण थी। जैसे कांसा, तांबा और अन्य धातुओं के प्रयोग से उन्नत औजार और हथियार बने। इससे कृषि एवं शिल्प उत्पादन में वृद्धि हुई। अधिशेष उत्पादन ने व्यापार विस्तार को बढ़ावा दिया। वहीं आप देखेंगे आर्थिक असमानता और सामाजिक वर्ग विभाजन का भी उदय हुआ। ठीक है, तो ये सारे चीजें परिवर्तन आप देख रहे हैं किस कारण से आ रहे हैं? धातु प्रौद्योगिकी के कारण। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार धातु प्रौद्योगिकी ने सामाजिक परिवर्तन को गति दी। यानी धातु परिवर्तन ने ही क्या किया भाई, और ज्यादा जो है उन्नत औजार बनाए। ठीक है, तो इससे शिल्प उत्पादन देखते हैं आप वृद्धि होती है, कृषि में भी वृद्धि होती है, अधिशेष भी बचता है। ठीक है ना, समानता और असमानता इन्हीं सब चीजों के कारण बढ़ती है। ठीक है, तो पहला दृष्टिकोण ये कहता है भाई धातु प्रौद्योगिकी के कारण ही समाज में परिवर्तन आए। दूसरा दृष्टिकोण कहता है धातु प्रौद्योगिकी परिणाम के रूप में। ठीक है, तो ये परिणाम के रूप में बताते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण धातु तकनीक का विकास हुआ। वहीं कुछ लोग क्या कह रहे हैं भाई धातु के कारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि ये जो आवश्यकताएं थी उसने धातु तकनीक को जो है विकास धातु तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी बढ़ती जनसंख्या, व्यापारिक संपर्क और प्रशासनिक आवश्यकताओं ने नई तकनीकों की मांग पैदा की। ठीक है, तो इन लोगों का मानना है भाई कि जब आवश्यकता आई तब धातु तकनीकों की जो है मांग पैदा हुई। तो इस दृष्टिकोण में धातु प्रौद्योगिकी को साहित्य जटिलता का परिणाम माना गया है कि भाई जो धातु प्रौद्योगिकी आई वो सामाजिक जटिलता के कारण आई। ठीक है, तो ये इस मत के लोग मानते हैं। तो अगर हम संतुलित निष्कर्ष निकाले तो कह सकते हैं भाई धातु प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन के बीच दोनों में आप देखेंगे परस्पर संबंध था। धातु तकनीक ने सामाजिक संरचना को बदला और बदली हुई सामाजिक आवश्यकताओं ने तकनीकी नवाचार को
जो है प्रोत्साहित किया। यानी सबसे पहले आप देखेंगे भाई समाज की जरूरत थी, धातु तकनीक जो थी भाई वो समाज की जरूरत थी, तो इसलिए समाज में आप देखेंगे बदलाव आता है, ठीक है ना, समाज बदलने लगता है। और जब समाज बदलता है तो बदलने के साथ उनको और नई तकनीकों का जो है ज्ञान होता है, और वो अपने काम को और ज्यादा अच्छा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे और नई तकनीकें उभर कर आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें जो है आप देखेंगे एक साथ चली। अतः दोनों के कारण परिणाम के द्वंद्व में नहीं, बल्कि पारस्परिक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। तो भाई इन दोनों को हम एक दूसरे के द्वंद्व के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी दोनों ने किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, उसके हिसाब से जो है समाज में परिवर्तन आया, ये समझना जरूरी है। तो इस प्रकार धातु प्रौद्योगिकी मानव इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ी हुई थी, और दोनों एक दूसरे के विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य युग के स्रोत। तो देखिए कांस्य युग के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोतों से बहुत सारी जानकारियां मिलती है हमें। तो इन स्रोतों के माध्यम से युग की तकनीक जो भी थी, आर्थिक, सामाजिक और संरचना को समझा जा सकता है कि भाई वो युग में किस तरह की तकनीक थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था। तो कांस्य युग के जो स्रोत हैं उनसे हमें काफी जानकारी मिलती है उस समय के समाज के बारे में। तो प्रमुख पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो धातु अवशेष, तो कांस्य के औजार, हथियार, आभूषण और घरेलू वस्तुएं, ये इस युग की धातु प्रौद्योगिकी और तकनीक की उन्नति को दर्शाते हैं। तो भाई उस समय हमें किस प्रकार के औजार मिले थे, किस तरह से उनका यूज होता था, आभूषण कैसे बनाए जाते थे, कहाँ बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस युग में हमें उस समय धातु प्रौद्योगिकी किस तकनीक पर आधारित थी ये पता लगता है इन हथियारों को देखकर या इन अवशेषों को देखकर। स्थापत्य अवशेष, तो किले हो गए, आवासीय मकान और सार्वजनिक भवन हो गए। तो इससे हमें क्या पता लगता है भाई वहाँ का सामाजिक संगठन कैसा था, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, और शहरीकरण कैसा था, ठीक है। तो वहाँ के जो भी स्थापत्य अवशेष हैं, चाहे वो किले हो गए, आवासीय मकान हो गए, सार्वजनिक भवन हो गए, तो इनके माध्यम से हमें पता लगता है कि भाई समाज किस तरह से वहाँ पर संगठित था, किस तरह से काम करता था, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम किए गए थे, ठीक है ना, और शहरों का निर्माण किस तरह से किया गया था। तो इन स्थापत्य अवशेषों से हमें काफी जानकारियां मिलती हैं उस टाइम पीरियड की। कब्रें एवं दफन प्रथाएं, तो कब्रों की बनावट और कब्र सामग्री से सामाजिक वर्ग विभाजन का संकेत मिलता है कि भाई कब्रें किस प्रकार की हैं। अगर अमीरों लोग थे तो वहां पर ज्यादा संसाधन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और अगर गरीब लोगों की कब्रें हैं तो वहां पर भाई साधारण सी कब्रें मिलेंगी, छोटी कब्रें मिलेंगी। तो इससे वहां के समाज के बारे में पता लगता है कि भाई कहीं समाज में विभाजन था, कब्रें अलग अलग हैं। तो अगर एक समान कब्र है तो कह सकते हैं भाई समाज में विभाजन नहीं था, एक जैसी व्यवस्थाएं चलती थी वहां पर। धार्मिक विश्वास और मृत्यु संबंधित धारणाओं को समझने में सहायता है। तो इससे हमें पता लगता है भाई उन लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था, मृत्यु के बाद वो कौन सी चीजों को महत्व देते थे, क्या उनका भाई दूसरी दुनिया के ऊपर विश्वास था या नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी धारणा, यानी जो उनके धार्मिक क्रियाकलाप में विश्वास है और मृत्यु से संबंधी जो उनकी धारणा है, उन सब चीजों का कब्रों से पता लगता है। लेखन एवं प्रतीक, तो कुछ क्षेत्रों में प्रारंभिक लेखन मुहरे और प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो भाई प्रारंभिक अगर समाज देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी लेखन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, मुहरे प्राप्त हुई हैं, चित्रलिपियां प्राप्त हुई हैं। तो इन सब चीजों से क्या पता लगता है भाई वहाँ का, तो वहाँ का प्रशासन कैसा चलता था, ठीक है, लिपि वगैरह हो गई वहाँ पर जो भी थी, मुहरे वगैरह थी, वो किस तरह से वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो चला पता चलती है। व्यापार और स्वामित्व जो था वहाँ पर जो भी भाई आप देखेंगे बाट वगैरह हो गए या मुहरे वगैरह हो गई, ठीक है ना, और किस तरह से चीज़ों को किसके कंट्रोल में रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय के जो भी चिन्ह वगैरह हैं उनसे पता लगती है, ठीक है। तो ये सारी प्रणालियाँ जो जानकारी मिलती है कि भाई वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, ठीक है ना, और किस तरह से चीज़ों को लिखते थे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी, व्यापार में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। तो ये सब हम लेखन एवं प्रतीकों से पता लगता है उस समाज के बारे में। स्रोतों का ऐतिहासिक महत्व, तो इन स्रोतों से कांस्य युग की आर्थिक संरचना, व्यापारिक नेटवर्क और सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कांस्य स्रोत है तो हम समझ लेते हैं ना वहाँ पर कि भाई किस तरह का जो है वहाँ पर सामान था, सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, कितनी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, तो उससे पता लगता है भाई वहाँ की आर्थिक संरचना क्या थी, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, कहाँ कहाँ तक जो था इनका व्यापारिक नेटवर्क था, ये संसाधन कहाँ कहाँ तक मिले हैं, जो भी कांस्य वस्तुएं हैं वो कितनी दूर दूर तक जाती थी, इन सब चीज़ों का पता लगता है। और समाज में जो है किस तरह से विभाजन था, कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा था, तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें इन स्रोतों से मिल जाती है। साथ ही राज्य निर्माण और शहरी जीवन के प्रारंभिक चरणों का भी पता लगता है कि भाई राज्य का निर्माण कैसे हुआ, शहरी जीवन कैसे आया। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें कांस्य स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों कांस्य युग के अध्ययन की रीढ़ हैं और मानव सभ्यता के एक महत्वपूर्ण चरण समझने में प्रमुख आधार प्रदान करते हैं। तो कांस्य युग के जो भी अध्ययन के स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जानकारी इनसे काफी प्राप्त होती है जो हमारे पुरातात्विक या इतिहासकार हैं उनको। मिनोन एवं माइसिन सभ्यताओं में कला एवं वास्तुकला, तो देखिए मिनोन और माइसिन सभ्यताओं की कला एवं वास्तुकला
एशियन कांस्य युग की सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करती हैं। दोनों ने आगे चलकर यूनानी सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। तो मिन्योन कला एवं वास्तुकला की बात करें तो मिन्योन वास्तुकला सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नौसोस का महल है। महल की विशेषताएं आप देखेंगे, खुली एवं जटिल योजनाएं वहां पर आपको देखने को मिलती है। स्तंभों में कलात्मक प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रों में सजावटी तत्वों का जो है आपको प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। स्थापत्य में आप देखेंगे शांति, समृद्धि और सौंदर्य बोध का स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। कला में आप देखेंगे प्राकृतिक, समुद्री और उत्साह, उस उत्सव तक जो उत्सव मनाए जाते थे उन सारे विषयों को भी आप देखेंगे इनकी कलाओं में रखा गया है। माइसिन कला एवं वास्तुकला की बात करें तो माइसिन वास्तुकला मुख्यतः किलेबंदी और सुरक्षा पर केंद्रित थी। प्रमुख विशेषताएं मोटी साइक्लोपियन दीवारें आपको मिलेंगी, दुर्गनुमा नहर जो है नगर मिलेंगे, प्रसिद्ध सिंह द्वार लॉयन गेट आपको देखने को मिलेगा। स्थापत्य में आप देखेंगे सैन्य शक्ति और प्रभुत्व का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। कला में आप हथियारों और युद्धों से संबंधित प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक महत्व देखें तो मिनियोन और वास्तुकला सौंदर्य और शांति का प्रतीक थी, वहीं माइसिन वास्तुकला सुरक्षा और सैन्य शक्ति को दर्शाती है। तो दोनों ही कला एवं वास्तुकला ने एशियन क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को जो है विकसित किया। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार मिनोन और माइसिन सभ्यताओं की कला एवं वास्तुकला ने न केवल अपने अपने समाजों को मानसिकता को अभिव्यक्त किया, बल्कि यूनानी सभ्यता के सांस्कृतिक विकास की भी जो है ठोस जो नींव रखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। थैंक यू, धन्यवाद।